हाँ मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। शाम के 8 बजने वाले हैं। 8 बजने वाले हैं। तारीख 12 अप्रैल 2024। क्लास लाइव हो चुकी है पूरी तरह से। जल्दी से आप बच्चों जुड़ जाइए। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में वर्ग 2 के लिए एसएसटी का क्लास इस प्लेटफॉर्म पर एवरी डे 8 बजे चल रहा है। तो जल्दी से सारे बच्चों जुड़ जाइए। 8 बज चुके हैं, क्लास पूरी तरह लाइव हो चुकी है। जल्दी से बच्चे जुड़ जाइए तो कक्षा को आरंभ करें। और आपकी पढ़ाई बच्चों कैसी चल रही है जल्दी से बताइए, और जल्दी जल्दी से आ जाइए तो कक्षा को आरंभ करें। ऐसे बच्चे जो वर्ग 2 की परीक्षा में क्वालिफाइंग कर चुके हैं, उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अगस्त 2024 में परीक्षा की घोषणा की है, अपने टाइम टेबल में अनाउंस किया है। तो ऐसे सारे बच्चे जो एसएसटी वर्ग 2 की परीक्षा में चयनित क्वालिफाइंग कर चुके हैं, उनके लिए चयन परीक्षा अगस्त में हो रही है। तो जल्दी से बेटा आ जाइए और क्लास का लाभ लें। चलिए तो कक्षा को आरंभ करते हैं बेटा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है बेटा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? एच.डी. साकलिया को कहते हैं, ए कनिंघम को कहते हैं, ए.आर. अल्चिन को कहते हैं, या रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को कहते हैं? जल्दी से बेटा आंसर बताइए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से बताइए बेटा कि भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। ओके, जल्दी से बेटा आंसर दीजिए। अभी किसी का आंसर नहीं आया है बेटा। प्रश्न को पढ़िए फिर आंसर दीजिए। प्रागैतिहासिक पुरातत्व काल का जनक जो है डॉक्टर कनिंघम को कहा गया है बेटा। एक कनिंघम को कहा गया है। बात क्लियर है। एक कनिंघम ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने इसका आरंभ किया। बात समझ में आई बेटा? चलिए प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरणों की खोज की थी। रॉबर्ट ब्रूस फुट नाम बता रहे हैं इसमें आंसर में आपको कि भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरणों की खोज रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। वो क्या थे? एक पुरा वनस्पति शास्त्री थे, एक भूवैज्ञानिक थे, पुरातत्वविद थे, या इतिहासकार थे? ये विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं। अगर आपको इनका आंसर पता है तो जल्दी से बेटा बताइए। बेटा अभी किसी का आंसर नहीं आया है बच्चा। रॉबर्ट ब्रूस फुट इनमें से क्या थे? भूवैज्ञानिक थे, पुरातत्वविद थे, या हिस्टोरियन थे? किसी का आंसर बेटा नहीं आया है अभी। चलिए मैं बताता हूं कि ये एक भूवैज्ञानिक थे बेटा। कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट भूवैज्ञानिक थे। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहां पर हुआ था, या किस देश में हुआ था? मैदा में हुआ था, मेसोपोटामिया में हुआ था, मध्य अमेरिका में हुआ था, या भारत में हुआ था? बेटा मेसोपोटामिया जो नाम है वो इराक को कहते थे। इराक को हम पहले मेसोपोटामिया कहते थे।
तो जल्दी से बताइए, मिदा में हुआ था, मेसोपोटामिया में हुआ था, या मध्य अमेरिका में हुआ था, या भारत में हुआ था? ये 4 विकल्प आपके सामने हैं बच्चों, और आपको बताना है कि कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले इनमें से कहां पर हुआ था। कपास को ध्यान रखना बेटा, कपास को बेटा व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है बेटा। क्या कहते हैं? सफेद सोना भी कहते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, ये भारत में हुआ था। कहां पे हुआ था बेटा? भारत में। और इसी कपास को यूनानी या जो ग्रीस के लोग हैं क्या बोलते थे? सिंडन कहते थे। ये भी याद रखना बेटा, कपास को यूनानियों ने सिंडन कहा है। और भारत पहला देश था जहां कपास का उत्पादन शुरू हुआ। और कपास भारत में काली मिट्टी में पैदा होता है, ब्लैक सॉइल में। बात समझ में आ रही है? और मध्य प्रदेश में जो कपास है वो मालवांचल में होता है। और मालवा में भी जो निमाड़ क्षेत्र है, खंडवा खरगोन, इसे सुनहरे जिले या सफेद सोने का क्षेत्र कहते हैं। और भारत की बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात ऐसे राज्य हैं जहां ब्लैक सॉइल पाई जाती है और यहां मैक्सिमम कपास पैदा होता है। ओके, तो भारत में सबसे पहले कपास पैदा हुआ था दुनिया में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कार्बन डेटिंग एक विधि होती है जिससे हम किसकी उम्र निर्धारित करते हैं। इसको हम C14 कहते हैं या कार्बन डेटिंग विधि कहते हैं। इस मेथड से इनमें से किसकी एज ज्ञात करते हैं? वृक्षों की, पृथ्वी की, फॉसिल्स, या बोलेंगे जीवाश्म, जीवाश्म की या चट्टानों की? जल्दी से बेटा बता दीजिए। अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो बताइए कि कार्बन डेटिंग विधि या C14 से हम किसकी एज का निर्धारण करते हैं? वृक्षों की, पृथ्वी की, फॉसिल्स की या चट्टानों की? बेटा अभी किसी का आंसर नहीं आया है बच्चा, जल्दी से आंसर दीजिए बेटा। चलिए मैं बताता हूं कि कार्बन डेटिंग विधि या C14 से हम फॉसिल्स या जीवाश्म की एज ज्ञात करते हैं। फॉसिल्स या जीवाश्म की एज ज्ञात करते हैं। ओके, क्या ये बात समझ में आ गई है? और C14 भी इसको कहते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है बेटा। मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से, एमपी का वो कौन सा पुरातात्विक स्थल है जहां से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? प्रश्न क्लियर है बेटा कि एमपी का वो कौन सा स्थान है जहां से ऐतिहासिक युग के लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं? घगरिया है, गोगेरिया है, कैथा है या नागदा है? जल्दी से बेटा आप बता दीजिए। आपके प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बेटा बता दीजिए अगर आपको इसका आंसर पता है। अभी किसी ने आंसर नहीं दिया है इसका। गगरिया है, गोगेरिया है, कैथा है या नागदा है? तो बेटा इसका आंसर होगा नागदा। नागदा बेटा मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में था, आपको पता होगा, जिसे जिला बनाया गया है। ओके, नागदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, गुफकराल निम्नलिखित में से या निम्न में से कहां स्थित है? स्वात घाटी में है, ब्रह्मपुत्र घाटी में है, सिंधु घाटी में है या गंगा नदी की घाटी में है?
स्वात वैली में है, ब्रह्मपुत्र वैली में है, इंडस वैली में है या गंगा रिवर वैली में है। और प्रश्न क्या है, गुफ कराल कहाँ स्थित है। तो जल्दी से बेटा बता दीजिए कि ये किस घाटी में है, स्वात घाटी में, ब्रह्मपुत्र घाटी में, सिंधु घाटी में या गंगा नदी घाटी में। अभी किसी बच्चे ने आंसर नहीं दिया है बालक, जल्दी से बताइए किसका क्या सही आंसर होगा। इसका बेटा आंसर है स्वात घाटी। स्वात घाटी में इसका आंसर है, कश्मीर में है स्वात घाटी और यहीं पर गुफ कराल स्थित है। अगला प्रश्न आपका है, ताम्र काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। प्रश्न ये है कि नॉर्थ साउथ में या ईस्ट वेस्ट में, पूर्व पश्चिम में, उत्तर दक्षिण की ओर, पूर्व पश्चिम की ओर, दक्षिण उत्तर की ओर या पश्चिम पूर्व की ओर। अभी भी अगर आपको पता हो और आप भारतीय हैं तो आपको पता हो कि जब भी हम किसी डेड बॉडी को जलाते हैं या दफनाते हैं तो उसका सर और उसके पैर किस दिशा में करके जलाते हैं, दफनाते हैं। वही मेथड उस समय था। तो ध्यान रखें, उत्तर और दक्षिण। बेटा क्या आंसर आएगा, उत्तर और दक्षिण। बात समझ में आ गई बेटा, उत्तर और दक्षिण। क्लियर है। चलिए, उत्तर में सर और दक्षिण में पैर किए जाते थे, अभी भी ऐसा ही होता है। बात समझ में आ गई बेटा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मध्य पाषाणिक संदर्भ में क्या पूछ रहा है, पाषाण काल के मध्य में जो पूछ रहा है कि वन्य धान का प्रमाण कहां से मिला है। जो वन्य धान थे उसका प्रमाण कहां से मिला है। चौपानी मांडो में मिला है, सराय नाहरराय में मिला है, लेखयाम में मिला है या लंघनाज में मिला है। ये चार विकल्प है आपके बेटा, जल्दी से आपको बताना है कि इसमें कौन सा विकल्प सही है। मध्य पाषाण काल में वन्य धान के प्रमाण कहां मिले हैं, ये आपको आंसर में बताना है। और आपके विकल्प चार हैं, चौपानी मांडो में है, सराय नाहरराय में है, लेखैया में है या लंघनाज में है। अभी किसी बच्चे का आंसर नहीं आया बेटा। इसका बेटा आंसर है चौपानी मांडो। बेटा क्या है, चौपानी मांडो इसका सही आंसर है। यहां पर वन्य धान के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 9 है, दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियां, दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियां किस काल से संबंधित मानी जाती हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि जो पाषाण काल की समाधियां हैं वो किस काल से संबंधित हैं। पूर्व पाषाण काल से संबंधित है या नव पाषाण काल से संबंधित है या ताम्र पाषाण से है या लोह युग से संबंधित है। लोह युग मतलब ऐतिहासिक काल से संबंधित है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से बताइए, बहुत शानदार प्रश्न है, पूछा गया है बेटा ये प्रश्न। पाषाण काल के पहले की है, मतलब पूर्व पाषाण काल की है, नव पाषाण काल की है या ताम्र पाषाण काल की हैं या लोह काल की हैं। तो बेटा इसका आंसर होगा लोह काल। ये लोह काल की महापाषाणिक समाधियां हैं, ध्यान रखें। और ये ऐतिहासिक काल है भारत का। एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हो गया था 600 BC या उत्तर वैदिक काल में। आपको बताना यह है कि लोह का प्रचलन था उत्तर वैदिक काल में
इसका पहला प्रमाण भारत में कहां से मिलता है? कल के क्लास में मैंने आपको बताया था कि भारत में लोहे का प्रमाण सबसे पहले कहां मिला है। अगर आपको पता हो तो जल्दी से बेटा आंसर दे दीजिए। अब किसी भी बच्चे को पता है इसका आंसर तो आप आंसर दीजिए। ये तो आपका हो गया। चलिए अगला प्रश्न, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था। मतलब पाषाण काल में जो प्राइमरी स्टेज है जिसे हम बोलते हैं पूर्व पाषाण काल, यानी कि प्रागैतिहासिक काल का जब आरंभ हुआ उस समय को हम पूर्व पाषाण काल कहते हैं। तो पूर्व पाषाण काल में जो मनुष्य थे उनका प्रमुख धंधा क्या था? वो कृषि करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, पशु पालन करते थे या शिकार खेलते थे। ये तो प्रश्न आपको बताना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है अगर आपको याद हो तो। यानी कि मानव के विकास की प्राइमरी अवस्था थी। मानव जिसे हम आदि मानव कहते हैं उसका विकास का प्रारंभिक चरण था। तो इस समय लोग कृषि नहीं करते थे। ओके, तो पहला ऑप्शन गलत। जब उन्हें कुछ आता ही नहीं था तो इस तरह के बर्तन भी नहीं बना पाते थे और पशु पालन भी नहीं करते थे। तो क्या करते थे बेटा? शिकार खेलते थे। उनका जीवन बेटा कैसा था? यायावार जीवन था। यायावार जीवन यानी कि जहां भोजन मिल गया वहीं विश्राम करते थे और सुबह फिर चल देते थे। इसको यायावार जीवन कहते हैं। तो इस समय लोग शिकार करते थे, ना तो पशु पालते थे। ध्यान रखना, पशु पालन का जो आरंभ है मध्य पाषाण काल में होगा। बड़े अच्छी तरह से याद रखना, पूर्व जो पाषाण काल है यहां पर लोग शिकार खेलते थे। बेटा क्या करते थे? शिकार करते थे, हंटिंग करते थे। हालांकि इस समय आग का आविष्कार हो गया था। बेटा क्या हो गया था? आग का आविष्कार हो गया था। लेकिन जब मध्य पाषाण काल आया, मध्य पाषाण काल आया तो ये पशु पालन करने लगे। बेटा क्या करने लगे? पशु पालन करने लगे। और पशु पालन में पहला जो इन्होंने पशु पाला था वो कुत्ता था। आपको याद होगा, कुत्ता था। और इसके एविडेंस मध्य प्रदेश के आदमगढ़, होशंगाबाद या नर्मदापुरम में प्राप्त हुए हैं। बात समझ में आ गई है? और जैसे ही मध्य पाषाण काल के हम बाद जाते हैं, ताम्र पाषाण युग में जाते हैं, तो भाई ये सॉरी नव पाषाण काल में जाते हैं, नव पाषाण काल में जाते हैं, तो बेटा यहां पर कृषि का आरंभ हो गया था। ध्यान रखना बेटा कि भारत में कृषि का आरंभ कब हुआ? तो नव पाषाण काल में हुआ। और यहीं पर एक काम और हुआ, जब खेती करने लगे लोग तो स्थायी निवास भी आरंभ हुआ। और कृषि का जो कारण था उसका एक आविष्कार हुआ इस समय, पहिए का आविष्कार, व्हील का आविष्कार हो गया नव पाषाण काल में। इस तरह उत्तरोत्तर मनुष्य का विकास हुआ। इतिहास मानव के विकास की ही कहानी है। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? प्रश्न क्लियर है? आर्य कब बेटा भारत में आए हैं? वैदिक एज में। इंडस वैली के बाद का जो समय उसको हम वैदिक एज कहते हैं। इस समय आर्य आए थे। ऐसा माना जाता है कि एशिया, मध्य एशिया से आर्य आए थे, ऐसा मैक्स मुलर ने कहा। और यही कथन अभी तक इतिहास में माना जाता है
कि मैक्समुलर कहता है कि भारत में आर्यों का जो आगमन था वो मध्य एशिया से हुआ और भारत में सबसे पहले आर्य सप्त सैंधव प्रदेश में आए थे, पंजाब में, जहां पर ऋग्वेद लिखा गया। उत्तर वैदिक काल में आर्य हरियाणा कुरुक्षेत्र तक पहुंच गए थे। फिर आर्यों का विकास भारत में और आगे हुआ, ऐसा माना जाता है मैक्समुलर। हालांकि कई इतिहासकार ये लिखते हैं कि भारत के ही निवासी थे, जैसे राजबली पांडे हैं। तिलक कहते हैं आर्कटिक प्रदेश से आए थे। तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन जिस पर सभी लोग सहमत हैं वो मैक्समुलर का मत है, जो इतिहास के अनुसार। तो आर्य, प्रश्न यह है कि आर्यों का जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो आपको बताना है कृषि था, शिकार था, शिल्प कर्म था या व्यापार था। जल्दी से बेटा आंसर बता दीजिए अगर आपको पता हो तो। प्राचीन काल में आर्यों के जीविका का प्रमुख सोर्स क्या था? तो आप बताएंगे कृषि करना। बेटा क्या बताएंगे? कृषि करना। क्या ये बात समझ में आ गई है कि कृषि करना आर्यों का प्रमुख धंधा था या प्रमुख जीविकोपार्जन था? हालांकि हम वैदिक काल को 2 पार्ट में बांट दें और आपसे पूछें कि प्री वैदिक काल में क्या था और उत्तर वैदिक काल में क्या था, तो प्री वैदिक अगर वर्ड लग गया है तो वहां वो प्रॉपर कृषि करना सीख रहे थे, प्रॉपर कृषि नहीं कर पा रहे थे। ओके। और उत्तर वैदिक काल में कृषि व्यापक पैमाने पर होने लगी, बड़े बड़े राज्य स्थापित हुए। तो वैदिक काल में कृषि आर्यों का प्रमुख जीविकोपार्जन का स्रोत था। उससे पहले पशुपालन था, उससे पहले शिकार करते थे। उत्तरोत्तर विकास होता गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई में निम्नलिखित में से कहां मिलता है? बिहार में मिलता है, कश्मीर में मिलता है, कर्नाटक में मिलता है या राजस्थान में मिलता है? जल्दी से बच्चों आंसर बता दीजिए कि भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग गड्ढों के, जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। ये कहां से सिद्ध होता है? बिहार से, कश्मीर से, कर्नाटक से या राजस्थान से? जल्दी से बेटा आंसर दे दीजिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से बता दीजिए। किसी बच्चे को आंसर पता हो तो जल्दी से बताइए। तो बेटा इसका आंसर है कश्मीर। कश्मीर में खुदाई से इस बात के प्रमाण मिले हैं कि भारत में कुछ लोग जमीन के अंदर गड्ढा खोद कर रहते थे। ओके, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ, मानव जो डेड बॉडी है ह्यूमन का, उसके साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? यानी कि आपको यह बताना है कि ऐसा कौन सा प्लेस है भारत में जहां मरने के बाद मनुष्य के साथ एक कुत्ते को भी दफनाया गया था। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था और कल की क्लास में भी इसके बारे में आपको बताया था। आपको बताना है कि ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद या मस्की। जल्दी से बेटा बताइए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से आंसर दीजिए बच्चों। अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से आंसर दीजिए। अभी किसी का आंसर नहीं आया है। ब्रह्मगिरी है, बुर्जहोम है, चिरांद है या मस्की है? अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो जल्दी से बच्चा आंसर दीजिए। चलिए मैं बताता हूं आपको। बुर्जहोम कश्मीर में
और एक स्थान बेटा कहां पर है, मध्य प्रदेश में है, उसका नाम क्या है बेटा, आदमगढ़। क्या ये बात आपकी समझ में आ रही है कि तो बुर्ज होम और आदमगढ़ दो ऐसे प्लेस हैं जहां पर कुत्ते के साथ मनुष्य को दफनाए जाने के अवशेष मिले हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं। आपको पता है कि इतिहास का जो पहला समय है प्रागैतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल के बाद जो दूसरा पार्ट आता है उसे हम बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल को कई पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे पुरापाषाण काल पढ़ा होगा आपने, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और फिर ताम्रपाषाण काल। तो प्रश्न ये है कि स्थल से पाषाणकालीन संस्कृति यानी कि प्रागैतिहासिक काल या पाषाणकालीन संस्कृति से लेकर आद्य ऐतिहासिक, बेटा आद्य ऐतिहासिक काल की है हड़प्पा सभ्यता। बेटा कौन है, हड़प्पा सभ्यता, या इसको हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो प्रश्न ये कह रहा है कि पाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, ऐसा कौन सा स्थल है। अब आपके विकल्प सामने हैं, आमी, मेहरगढ़, कोटदीजी या कालीबंगा अगर आपको पता हो तो जल्दी से बेटा बताइए किसका कौन सा आंसर आप लगाएंगे, आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी या कालीबंगन। अभी बेटा किसी का आंसर नहीं आया है, जल्दी से बेटा आंसर बताइए। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप बताइए। आपको आवाज हमारी प्रॉपर आ रही है बच्चों? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, तो बेटा इसका आंसर है मेहरगढ़। बेटा क्या आंसर है इसका, मेहरगढ़ है। आपको बेटा आंसर आवाज आ रही है बेटा? सभी को आवाज आ रही है बेटा? एक बार मैं चेक कर लेता हूं। आवाज आ रही है बेटा? चलिए बहुत बढ़िया, सही आवाज आ रही है। चलिए आगे चलते हैं बेटा, अगला प्रश्न लेते हैं। मेहरगढ़, तो मेहरगढ़ वो प्लेस है जहां पर पुरापाषाण काल से लेकर इंडस वैली तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं और मेहरगढ़ में प्राप्त हुए हैं, और मेहरगढ़ वर्तमान में पाकिस्तान में है। और इसी मेहरगढ़ में भारत में सबसे प्राचीन कृषि के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। बेटा क्या मिले हैं, कृषि के साक्ष्य भी मिले थे। चलिए अगला प्रश्न उठाते हैं बेटा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस यानी कि लोग भैंस भी पालने लगे थे, बफेलो का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है, धौलावीरा, मेहरगढ़, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी। बेटा ये सभी प्लेस सिंधु घाटी सभ्यता के हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के हैं। ओके, जल्दी से बेटा बताइए कि भैंस के जो अवशेष हैं
वो इनमें से कहां मिले हैं? धौलावीरा, मेहरगढ़, मोहनजोदड़ो या राखीगढ़ी। अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से बेटा बताइए। अभी किसी का आंसर नहीं आया है बेटा? चलिए, इसका आंसर बेटा मेहरगढ़ है। इसका सही आंसर भी मेहरगढ़ है। ओके, क्या ये बात आपकी समझ में आ रही है? क्या इन सवालों को हम आपको सही तरह से समझा पा रहे हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहां प्राप्त हुए हैं? प्रश्न क्या है बेटा? भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य पूछ रहा है वो, कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले जो धान की खेती हुई थी वो कहां पर हुई थी, इसका प्रमाण कहां मिला है? तो जल्दी से आप बताएंगे। ऑप्शंस में दिया हुआ है कश्मीर से, उत्तर बिहार से, महाकौशल से या विंध्य क्षेत्र से। जल्दी से बेटा बताइए। महाकौशल और विंध्य क्षेत्र मध्य प्रदेश के हिस्से में आते हैं, बिहार तो पता ही है आपको, और कश्मीर भी आपको पता है। तो जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा जहां सबसे पहले धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? कश्मीर, उत्तर बिहार, महाकौशल या विंध्य क्षेत्र? जल्दी से बच्चों बताइए। अभी किसी का आंसर नहीं आया बेटा? चलिए, इसका आंसर है विंध्य क्षेत्र। मध्य प्रदेश में विंध्य क्षेत्र में धान की खेती के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पुरा पाषाण काल, मैंने कहा था ना पाषाण काल को कई भागों में बांटा गया है, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं। यानी कि आपको यह बताना है कि एक ऐसा स्थान जहां पाषाण संस्कृति के अवशेष मिले हैं, पुरा पाषाण काल भी, मध्य पाषाण काल भी और नव पाषाण काल भी। और आपके विकल्प ये हैं, कश्मीर घाटी में प्राप्त हुआ है, कृष्णा घाटी में मिला है, बेलन घाटी में मिला है या गोदावरी घाटी में मिला है। 4 विकल्प हैं आपके। जल्दी से आप बेटा आंसर बता दीजिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से बच्चों आंसर बताइए। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो जल्दी से आंसर बताइए। अभी किसी बच्चे का आंसर नहीं आया है। अभी किसी बच्चे का आंसर नहीं आया है। चलिए, इसका आंसर है गोदावरी घाटी। गोदावरी घाटी में हमें पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तीनों कालों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है बेटा। होमो इरेक्टस का एक कपाल मतलब खोपड़ी, मानव खोपड़ी, ये हम आपको एमपीजी के स्ट्रीम बताए थे कल, किस स्थल से प्राप्त हुई है? नर्मदा घाटी में हथनौरा से, नर्मदा घाटी में होशंगाबाद से, सोन घाटी में बाघोर से या बेलन घाटी में बांस घाट से? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कल भी हम इससे चर्चा किए थे आपसे। भारत में सबसे पहले जो मानव अवशेष हैं वो नर्मदा घाटी में मिले थे, ये कल हम आपको बताए थे। तो पहली बात तो ये कि नर्मदा घाटी तो है। अब इसमें नर्मदा घाटी में भी 2 विकल्प कर दिए हैं।
एक हथनोरा, एक होशंगाबाद। तो अब आपको ये बताना है कि वो हथनोरा में है या होशंगाबाद में है, जल्दी से बताइए। तब तक मैं आपको बताता हूं कि जो होमो इरेक्टस है, इसका नाम नर्मदा मानव है। बेटा क्या है? नर्मदा मानव। और ये मानव की खोपड़ी थी। बेटा क्या थी? खोपड़ी थी। इसकी खोज 1982 में अरुण सोनकिया ने की थी। बेटा कौन ने की थी? अरुण सोनकिया ने 1982 में इसको खोजा था। किसको? नर्मदा मानव को। इसी नर्मदा मानव को होमो इरेक्टस कहा जाता है। 1922 में खोजा था और ये नर्मदा घाटी में मिला था, और नर्मदा घाटी के हथनोरा में मिला था। और हथनोरा मध्य प्रदेश में सीहोर जिले में आता है। बेटा याद रखना कि मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में हथनोरा है, जो नर्मदा घाटी में पड़ता है। और भारत में मानव का सबसे जो प्राचीन अवशेष है वो नर्मदा घाटी में ही प्राप्त हुए हैं। और नर्मदा मानव की खोज जो है अरुण सोनकिया ने की थी 1982 में, 1982 में। क्या ये बात आपकी समझ में आ गई है? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहां से प्राप्त हुए हैं? सराय नाहरराय से, दमदमा से, महदा से या लंघनाज से। ये आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं। इनमें से आपको एक विकल्प को चयन करना है। जल्दी से बच्चों आंसर बता दीजिए कि क्या इसका आंसर होगा। अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइए। चलिए इसका आंसर दमदमा है। बेटा कौन सा आंसर है? दमदमा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। नावदा टोली, नावदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में? जल्दी से बेटा आंसर दीजिए। नावदा टोली, नावदा टोली ताम्रपाषाण काल का एक स्थल है। ताम्रपाषाण काल का एक स्थल है, और जो कहां है बेटा? मध्य प्रदेश में है। नावदा टोली मध्य प्रदेश में एक ताम्रपाषाण सभ्यता का एक अवशेष था, जो कहां है बेटा? मध्य प्रदेश में है। तो चलिए बेटा आज की क्लास यहीं तक रहेगी। कल 8 बजे आपसे फिर हमारी मुलाकात होगी, फिर क्लास लाइव होगी 8 बजे। आप कल तैयार होके फिर आए। और ये क्लास आपको कैसी लगी तो कमेंट करके अवश्य बताएं। ठीक है बच्चों।